हाँ देखिए, इसमें क्लोरीन वाटर की रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हम लोग मिसलेनियस रिएक्शन तक पढ़ लिए थे यहाँ पे। इसमें कुछ रिएक्शन क्लोरीन की थी, कुछ फ्लोरीन की थी, मतलब सबकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी वो हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन जो है वो मेन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी क्लोरीन का रिएक्शन ही डिस्कस भी किया है। तो क्लोरीन के बारे में बोलते हैं कि क्लोरीन में जब वाटर ऐड कर देते हैं, मतलब क्लोरीन प्लस वाटर, है ना, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ इसके अंदर ब्लीचिंग एक्शन भी आ जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो मॉइस्ट क्लोरीन का बिहेवियर होता है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या ड्राई क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर की तरह एक्ट करेगा, ब्लीचिंग एक्शन होगा क्या ड्राई क्लोरीन में, तो इसमें आप बोल दीजिएगा कि ड्राई क्लोरीन नेवर एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एक्शन, नेवर शोज ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्लोरीन ड्राई कंडीशन में भी होता है और मॉइस्चर कंटेनिंग क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग होता है। लेकिन जो ब्लीचिंग एक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन केवल है ना एक्वस क्लोरीन के अंदर ही होता है, या इसको क्लोरीन वाटर भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, जैसे क्लोरीन को कभी वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, क्लोरीन वाटर का मतलब ही ये है कि क्लोरीन को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, इसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है, तो क्लोरीन प्लस वाटर जो सॉल्यूशन होता है। और आपकी सर दूसरी आईडी आपका वाला ही माइक ऑन माइक है। है। अच्छा अच्छा, ये वाला वही, मैं सोचूं कि मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। तो आ, देखो, आज मैं बताऊंगा कि पी ब्लॉक को कैसे रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है। अभी मैं किसी बच्चे ने पूछा भी है मुझसे, तो अभी पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए, क्लोरीन प्लस वाटर, क्लोरीन की अगर वाटर से रिएक्शन कराते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है वाटर के अंदर। क्लोरीन क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। एक मॉलिक्यूल इसका 0 से -1 में जाएगा और एक इसका +1 में चला जाता है ना। नॉर्मल कोल्ड वाटर की अगर बात करें तो यहाँ पे बन जाएगा HOCl, है ना। यहाँ पे जो मिसिंग प्रोडक्ट है वो क्या है, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। और हाइपोक्लोरस एसिड जो बनता है क्लोरीन के, वैसे 4 ऑक्सी एसिड होते हैं, उसमें हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं कि सबसे लेस थर्मली स्टेबल होता है ना। क्लोरीन इसमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर में तो बहुत स्टेबल नहीं है यहाँ पे। अगर आप इसको हीट कर देंगे, HOCl को बेटा अगर आप स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है, फर्दर फिर डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पे बेटा। तो ये हीट करने पे HCl में जाएगा, और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो देख रहे हैं आप बीच में बैठा हुआ है, ये एक तरह से ऑक्सीजन लॉस कर देगा। नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन रखती है और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि बताइए जो क्लोरीन प्लस वाटर है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्लोरीन प्लस वाटर के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। आपको कई बार कंफ्यूज करके बोलेगा, नेसेंट क्लोरीन भी बोल सकता है ऑप्शन में। तो आप ध्यान रखिएगा, क्लोरीन वाटर के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एराइज हो रहा है वो नेसेंट ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने की वजह से एराइज होता है, ना कि नेसेंट क्लोरीन, ठीक है। नेसेंट क्लोरीन बनता ही नहीं बेटा इसमें, ठीक है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही ऑक्सीडाइजिंग एक्शन शो करता है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ये बनता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, नेसेंट ऑक्सीजन का SRP वैल्यू बोलते हैं, बहुत हाई होता है। ये जैसे ही बनता है वेरी एक्टिव होता है और ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने लगता है।
तो क्लोरीन वाटर एक्ट्स एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके अंदर ब्लीचिंग एक्शन भी होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई कलर्ड कंपाउंड आपने ले लिया है, तो उस कलर्ड कंपाउंड को ये कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसका जो कलर है वो भी डिकलराइज कर देगा। तो ये एक्शन जो आ रहा है वो नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से आ रहा है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया आता है, ये बताइए कि जो क्लोरीन वाटर का ब्लीचिंग एक्शन है, ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है? ठीक है। टेम्पोरेरी। नहीं, टेम्परेरी नहीं कहेंगे, ये परमानेंट है। ठीक है, ये आपको नोट, ये चाहिए तो नोट कर लीजिए, जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ब्लीचिंग एक्शन आता है और वो ब्लीचिंग एक्शन नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से डेवलप होता है, तो वो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। वो एक्शन नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो ब्लीचिंग एक्शन आता है वो परमानेंट होता है ना। लेकिन जैसे आप जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसके अंदर ब्लीचिंग एक्शन पर टेम्परेरी आता है। वो ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी इसलिए आता है कि वो उसके नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, तो क्लोरीन वाटर का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट है। तो ये एक एक लाइन ऐड कर लीजिएगा इसमें, लिख लीजिए ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर इज परमानेंट। हाँ बोलो बेटा। सर एक नहीं, ऑक्सीजन को तो सर कंबाइन करके सर डाई ऑक्सीजन बना देनी चाहिए, तो नेसेंट ऑक्सीजन को कंबाइन करके, तो सर इसका ब्लीचिंग इफेक्ट कम हो जाना चाहिए टाइम टू टाइम के बाद। देखो होता क्या है कि अगर जिस सॉल्यूशन में क्लोरीन वाटर के सॉल्यूशन में अगर आपने कोई दूसरा कंपाउंड ऐड कर रखा है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो फिर तो वो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे। और उल्टा वो जो दूसरा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन का एडिशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो नेसेंट ऑक्सीजन आपस में कंबाइन एक केस में हो सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया, है ना, और उसमें कोई आपने कोई ऑक्सीडाइज होने वाला कंपाउंड ऐड ही नहीं किया, तो फिर वो नेसेंट ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके O2 बनाने शुरू कर देंगे, है ना। डाई ऑक्सीजन की जगह वो O2 बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस। ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा आप लोग। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर इज परमानेंट, है ना। ब्लीचिंग एक्शन जो होता है क्लोरीन वाटर का वो परमानेंट होता है। वो परमानेंट एक्शन जो आता है वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही एराइज हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, ये देखिए फ्लो चार्ट में मैंने दी हुई है। क्लोरीन वाटर की रिएक्शन क्योंकि पूछी भी ज्यादा आती है, और यही मेन एक ऐसा कंपाउंड है क्लोरीन, मतलब हेलोजन में, जो हम लोग के सिलेबस में है। तो इसकी देखिए अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन कराई जा रही है ना। एक एक आप लोग देखिए, पहले मैं इधर वाली कराऊंगा, राइट साइड वाली। तो क्लोरीन वाटर की पहली रिएक्शन है फेरस सल्फेट के साथ कराया जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा बस लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा कि क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और अगर सामने वाला ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा। अब फेरस सल्फेट में आयरन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, क्योंकि सल्फेट में तो सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा नहीं। तो इसमें आयरन फेरस से किस में चला जाएगा, फेरिक में, है ना। आयरन किस में चला जाएगा, फेरस से फेरिक में, Fe2 से Fe3 में। और उसके साथ सल्फेट आयन तो स्पेक्टेटर आयन है, वो तो एज इट इज जुड़ जाएंगे, और ये बना देगा फेरिक सल्फेट। अगर आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फेरस आयन और सल्फेट आयन आपस में मिलके क्या बना देंगे बेटा, फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपका मेन प्रोडक्ट वो फेरिक सल्फेट बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अ, जब भी क्लोरीन वाटर किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो खुद किस में जाएगा,
तो ऊपर वाली हाफ रिएक्शन देखिए कि क्लोरीन वाटर किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसका बाई प्रोडक्ट HCl होगा, वो खुद HCl में चला जाएगा, है ना। वैसे तो HCl और HOCl बनाएगा, लेकिन HOCl हीट करने पे डिकम्पोज हो रहा है ना। और ये नेसेंट ऑक्सीजन वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब जैसे नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ फेरस को फेरिक में क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो HCl बनेगा। तो ये जितनी भी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी उसमें सब में HCl भी बनेगा, ठीक है ना। इसमें HCl भी लिख लीजिएगा एज ए बाई बाई प्रोडक्ट, लेकिन वो सभी में कॉमन है, तो वो सभी में बनेगा। अब जैसे तो वो सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन में क्लोरीन वाटर प्लस सोडियम सल्फाइड। अब इसमें बताइए, गेस करिए क्या बनना चाहिए। सल्फाइड किस में जाएगा, सल्फेट। सल्फेट में, है ना। सल्फाइड बिल्कुल सही, सल्फेट में ही जाएगा, है ना। क्योंकि सल्फर इसमें 4 में है और सल्फर की मोस्ट स्टेबल होती है +6। तो सोडियम सल्फाइड आपका बेटा सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा। और क्लोरीन वाटर किस में चला जाएगा, HCl में। मतलब सब में HCl जरूर बना दीजिएगा, ठीक है, +HCl लिख दीजिए, वो सभी के वैसे कॉमन है, वो सभी में बनेगा। अच्छा, तीसरी रिएक्शन देखें, अगर क्लोरीन वाटर H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2S में सल्फर -2 में है, और क्लोरीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज तो करेगा ही। अब यहाँ पे एक बात ये सोचने वाली है कि यार -2 वाला सल्फर में भी जा सकता है, 0 में भी, और सल्फेट में भी जा सकता है, 6 में भी, है ना। सल्फर की वैसे तो कंपाउंड के केस में सबसे स्टेबल तो 6 होती है, लेकिन अगर एलिमेंटल स्टेट में जाने की पॉसिबिलिटी है तो एलिमेंटल स्टेट में भी जा सकता है, 0 भी उसकी अच्छी खासी स्टेबल होती है एलिमेंटल स्टेट में। तो यहाँ पे किस में ले जाएं उसको, 0 में कि +6 में। SO2Cl2 अचित ने SO2Cl2 बता दिया। देखो SO2Cl2 नॉर्मली SO2Cl2 बनने से बेटर है कि वो सल्फर +6 में चला जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपको लॉजिक बताते हैं, सल्फर -2 में जब भी होता है और सामने वाला अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो वो उसको सल्फर को 0 में ले जाता है, उसके लिए ज्यादा बेटर है 0, एलिमेंटल स्टेट में ले जाएगा वो, है ना। ऐसे ही आप केमनोफोर की रिएक्शन में भी पढ़ोगे, केमनोफोर H2S को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में, K2Cr2 7 भी H2S को सल्फर में ही ऑक्सीडाइज करता है ना, सल्फर को एलिमेंटल स्टेट में ले जाता है, और इटसेल्फ किस में चला जाएगा, इटसेल्फ चला जाएगा आपका खुद चला जाएगा HCl में, क्लोरीन वाटर खुद किस में जाएगा, HCl, ठीक है। सर। यस। हाँ बोलो बेटा। सर सर ये 0 में सर क्यों गया सर, एक बार आप बता दीजिए। देखो, सल्फर के -2 के नजदीक जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 यस सर। है ना। हाँ, अगर सल्फर पहले से ही 0 से हायर वैल्यू पे होता है, जैसे सल्फर 2 में होता है या तो सर सल्फर 4 +6 में में होता है, जाएगा। फिर वो 6 में चला जाता ओके सर। है ना। अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो उसको जैसे एसओ, अगर यहीं पे SO2 लिख लीजिए, कहीं SO2 वाली रिएक्शन दी नहीं है वैसे तो, आप चाहो तो ऐड कर लेना, इसमें एक रिएक्शन शायद मिसिंग भी है SO2 के साथ, ठीक है। कि क्लोरीन वाटर की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे SO2 में सल्फर 4 में बैठा हुआ है, तो ये 4 वाले को 6 में ले जाएगा, तो SO2 SO3 में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस क्या बन जाएगा, HCl। HCl, ठीक है। लेकिन H2S -2 के ज्यादा नजदीक स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर पे 0 पड़ रही है, तो वो 0 में ही स्टेबल हो जाएगा। एलिमेंटल स्टेट में तो एलिमेंट वैसे ही बहुत स्टेबल होते हैं,
यस। अच्छा, अगला रिएक्शन इसमें है ये हाइपो के साथ क्लोरीन प्लस वाटर। ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है, काफी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन वाटर की अगर देखा जाए जितनी भी रिएक्शन इधर लिखी हुई है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली है। क्लोरीन वाटर जब हाइपो से रिएक्ट करता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में। इसमें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। जनरली ये अगर जिसको नहीं पता है तो शायद वो एक्सपेक्ट ना कर पाए कि ये बन भी सकता है, क्योंकि ज्यादातर सल्फेट हम लोग बना देते हैं, है ना, आसानी से, लेकिन हाइड्रोजन सल्फेट आसानी से नहीं बनते हैं। तो ये जो हाइपो की रिएक्शन है क्लोरीन वाटर से जब होती है तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम अपना हाइड्रोजन सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है NaHSO4। तो ये थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा लॉजिक यहाँ पर नहीं है जिसको आप समझ के याद करें। इसको याद ही रखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। जैसे इधर वाले में तो लॉजिक है, फेरस फेरिक में जा रहा है, ये 2 4 6 में जा रहा है, ठीक है, सल्फर -2 से 0 में जा रहा है। इसमें सल्फर 4 है तो 6 में जा रहा है। इसमें सल्फर, जैसे अब इसमें लॉजिक को समझना है तो थोड़ा समझ सकते हो कि थायोसल्फेट में 2 सल्फर होते हैं और दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होती है। पता है बात। सर आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर दीजिए। मैंने ये बोला कि जो थायोसल्फेट होता है इसमें सल्फर 2 सल्फर है और दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। एक एक सल्फर इसमें क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर, किसी को पता हो तो बताओ। थायोसल्फेट में दोनों सल्फर पे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ये इसके स्ट्रक्चर से पता चलता है। इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो एक सल्फर -2 में होता है, एक सल्फर +6 में होता है, ठीक है। एक सल्फर -2 में, एक सल्फर 6 में होता है इंडिविजुअल। अगर एवरेज निकालोगे तो -2 और +6 का एवरेज आएगा 4। दोनों का सम कर दिया, 4 आ गया, डिवाइड बाई 2 तो एक्स वाले मेथड से निकालोगे तो 2 आ रही होगी, लेकिन 2 जो है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी। 2 जो है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे सल्फर जो है वो प्रोडक्ट साइड अगर देखो तो सारा सल्फर +6 में जा रहा है ना। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सल्फर 6 में है वो तो 6 में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो -2 में था वो भी 6 में ही जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइप का प्रोडक्ट इसमें बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। बाकी इधर वाली रिएक्शन बहुत कॉमन है, आप इनको लॉजिक से समझ सकते हो। जैसे सोडियम नाइट्राइट है तो नाइट्राइट किस में जाएगा, नाइट्रेट में जाएगा, है ना। यस नाइट्राइट में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 3 से वो 5 में चला जाएगा, तो इसमें बना देगा बेटा वो सोडियम नाइट्रेट। इसमें आर्सेनाइट है तो आर्सेनाइट, सोडियम आर्सेनाइट किस में जाएगा, सोडियम आर्सेनेट में, है ना। यहाँ पे आर्सेनिक की आप निकालोगे तो 3 आएगी, तो आर्सेनिक +5 में चला जाएगा, तो ये बना देगा Na3AsO4। इसका नाम लिख लीजिएगा, सोडियम आर्सेनेट, ठीक है। और अगर क्लोरीन वाटर का रिएक्शन HBr या HI के साथ करें, मतलब उससे जो नीचे रखे हुए हैलोजन है उनके हाइड्रा एसिड के साथ कराएं, तो वो उनको डाइटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे HBr में -1 में है तो इसको Br2 में कन्वर्ट कर देगा। HI में I-1 में है तो इसको I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, I2 Br2, है ना। जो भी HI लेंगे तो I2 बना दीजिएगा और HBr है तो Br2 बना दीजिएगा। यस
ठीक है। तो ये इसकी सारी रिएक्शंस हो गई, मतलब क्लोरीन वाटर की रिएक्शंस पूछी जाती हैं, यही आपको अच्छे से याद भी रखनी है। ठीक है, इसमें हाइपो वाली रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट वे में हो रही है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बाकियों में लॉजिक लग जाएगा, लॉजिक से भी आंसर दोगे तो आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें याद होगा तभी आप बता पाओगे, है ना। तो ये वाली रट्टा मारनी पड़ेगी आपको, हाइपो वाली। ठीक है, बोलो भाई। अब जैसे एक ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन है, मॉइस्ट क्लोरीन गैस कैन ड्राइड ओवर। अगर मॉइस्ट क्लोरीन गैस को ड्राई कराना है, मतलब उसकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, तो इनमें से कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेस्ट रहेगा, है ना, किसको H2SO यूज करेंगे। H2SO4, H2SO4 भी दो ऑप्शन में दिया है, कंसंट्रेट सर कौन H2SO4, हम्म कंसंट्रेट। हाँ ठीक है, कंसंट्रेट। बहुत बढ़िया, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यही आंसर है इसका। बोलते हैं कि मॉइस्ट क्लोरीन को अगर ड्राई करना है तो आपको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं हम लोग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे पहला ऑप्शन है CaO, तो CaO भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, लेकिन मॉइस्ट क्लोरीन के डिहाइड्रेशन में CaO को नहीं यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि CaO नेचर वाइज कैसा होता है, बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है ना, और ये क्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है। हेलोजन जो भी हैं ये सब कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ऑल हेलोजन आर एसिडिक नेचर। तो अगर CaO से कराएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ये बना देगा आपको CaCl2 वगैरह, प्लस ये मतलब रिएक्शंस के साथ सॉल्ट बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए CaO को मत लीजिए। NaOH भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लोरीन की रिएक्शन NaOH से होने लगती है ना, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होने लगता है। NaCl में NaClO3 प्लस वाटर, है ना, तो इसलिए ड्राई करने के लिए वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे जो रिएक्ट ना करे, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। हाँ, सल्फ्यूरिक, आपने देखो इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती ही नहीं है क्लोरीन वाटर के साथ। ठीक है, और क्यों नहीं होती उसको भी आप समझ सकते हो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है। ठीक है, और अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये अपने आप में बहुत अच्छा क्या है, ये खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये खुद ही बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। और क्लोरीन वाटर भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर यही होता है कि रिएक्शन नहीं होती है ना, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना ये झुकने को तैयार है, ना क्लोरीन वाटर पीछे हटने को तैयार है। तो यहाँ पे क्लोरीन वाटर का रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, और फिर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके डुअल रोल होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क नहीं कर रहा है तो उसका डिहाइड्रेटिंग एक्शन वहां पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगेगा। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है, इसलिए डी आंसर नहीं हुआ। एक ये वाला क्वेश्चन भी आप ही लोगों को बताना है मुझे, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट देम। ठीक है, कौन सा ऑर्डर सही नहीं है ये बताना है ना। अब थर्ड, सर थर्ड वाला सर, क्योंकि थर्ड वाला, एफएम की सिर्फ लो होती है। ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। वैसे तो ऑर्डर जो पूछा है
ये सभी लोग पढ़ चुके हो, है ना। जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ये तो ऑर्डर सही दिया हुआ है, क्योंकि हैलोजनों में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्लोरीन फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो सही है बेटा, है ना। दूसरा, अगर आयनिक कैरेक्टर की बात करें हम लोग, तो आयनिक कैरेक्टर में आपको फजान रूल की थोड़ी हेल्प लेनी होगी, है ना। सर साइज। फजान रूल याद है? हाँ, फजान रूल बोलता है कि जो कोलन कैरेक्टर होता है वो साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज ऑफ एनायन, एनायन ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें कटायन सब में सेम है। कटायन का साइज तो सब में सेम ही होगा, क्योंकि कटायन ही सेम है। तो एनायन को देख लिया जाए तो एनायन सबसे बड़ा है आयोडाइड। इसका मतलब जो एमआई है, एमआई मतलब मेटल आयोडाइड, उसका कोलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर कोलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर सबसे क्या होगा, कम होना चाहिए। यस सर। तो ये ऑर्डर गलत नहीं है। बोलो भाई, उसने यस सर, आयनिक ये कैरेक्टर गलत बोला है। है ना, तो हाँ, तो ये एमसीक्यू है क्वेश्चन दो, इसमें एक तो गलत ये पकड़ में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाले ही बताने हैं। दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन होता है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से भी कम हो जाती है ना। इसमें ऑर्डर फ्लोरीन सॉरी सबसे ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। हाँ, तो ये वाला ऑर्डर भी गलत है, तो दो गलत हो गए, तो आंसर तीसरा भी हो जाएगा। चौथा भी चेक कर लेना चाहिए। एस एच आई एस बी आर, अच्छा ये चारों इनके हाइड्रो एसिड है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जितना छोटा हेलोजन होगा उसकी हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल वो वेनस ऑर्बिटल है वो भी छोटा है, छोटे छोटे ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही हेलोजन का पी ऑर्बिटल बड़ा होता जाएगा तो उसके छोटे से वन एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता जाएगा, तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो ये ऑर्डर सही दिया हुआ है, सबसे स्टेबल बॉन्ड एच एफ ही होता है, फिर एच सी एस बी आर, तो ये सही है। तो इस हिसाब से दो आंसर बन रहे हैं इसके, सेकंड भी है और थर्ड भी है, ठीक है। सर सेकंड, सर सेकंड वाला फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, सेकंड वाले में देखो फजान रूल आप लोगों को याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। फजान रूल ये बोलता है कि कोलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन, है ना। कटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना कोलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन अगर एनायन के साइज के रिस्पेक्ट में देखें तो एनायन जितना बिगर होगा, बड़ा साइज का होगा, है ना, उसका उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा एक्सटेंट में होता है, क्योंकि जो कटायन होता है वो एनायन को उतना ज्यादा एक्सटेंट में क्या करता है, पोलराइज करा देता है। जितना ज्यादा पोलराइज करेगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी उनके ऑर्बिटल के बीच में, और जितना ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा कोलेंट कैरेक्टर का परसेंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब एनायन जितना बिगर साइज का होगा, बल्कि एनायन जितने होते हैं है ना, अगर वो सेम साइज के कैटायन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें कोलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसमें कोलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा एम आई का होगा, फिर एम बी आर का, फिर एम सी एल का, क्योंकि साइज देखो जाए तो सबसे बड़ा आयोडाइड ही होता है ना, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर आ रहा है ये तो कोलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आ रहा है, परसेंट ऑफ कोलेंट कैरेक्टर, और उसने हमसे पूछा आयनिक कैरेक्टर का, तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो आंसर हमें इनकरेक्ट मानना होगा, ठीक है। यस सर। बोलो भाई, समझ में आ रहा है सभी को? अस्मित बेटा समझ में आ रहा है? यस। इसमें एफ वाले, एफ बैच के भी बच्चे हैं और जेपी वाले बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं। तो चलो सही है, ये चैप्टर आप लोगों का अभी बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है ना। यस सर। तो इसको पढ़ लीजिए। पी ब्लॉक वैसे तो बढ़िया चैप्टर है, और आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो
इस बार ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो बिल्कुल फोड़ के आना है तुम लोगों को, है ना। कि अगली बार बोर्ड वाले सोचे 10 बार कि इस बार अगली बार ऑब्जेक्टिव कराएं कि सब्जेक्टिव करवाएं। है ना, बिल्कुल पूरे 100 नंबर का तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, प्रैक्टिकल हटा के 70 नंबर का ही 40 होगा सब्जेक्टिव। 40। 40 दोनों। अच्छा, ये वाला 40 दोनों और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। Yes, यस अच्छा, और कितने क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के सर, केमिस्ट्री में पेपर में? 55 क्वेश्चन होंगे जिसमें से हमें 45 करने होंगे। 55 होंगे और 45 तो करने होंगे। ये सब वो होता है ना सर, 5 हम छोड़ सकते हैं ऑप्शंस वाले से। तो 45 क्वेश्चन और मार्क्स 40, तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन सर है? 0.77 नंबर का एक क्वेश्चन होता अच्छा, ईच क्वेश्चन 0.7 मार्क्स का है। है। यस सर। अरे बड़ा, ये तो सीधा सीधा इन लोग को रखना चाहिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो मतलब आपको 45 क्वेश्चन करने हैं। टाइम कितना मिलेगा? 90 1.5 hours। अच्छा, 1.5 घंटे का, हाँ। तो अगर 0.7 मार्क्स का है, 0.7 इंटू 45 करें तो भी 31 आ रहे हैं, 0.7 का नहीं होगा यार। 31.5 आ रहा है। कुछ देखिए आप लोग, मार्किंग कुछ और होगी। यस सर, एक बार फिर से देख। हाँ? चलो, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे पूरे नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा, और ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो फिर वो भी अच्छी बात है, जिसमें डाउट हो उनको छोड़ भी सकते हैं। जितने करिए वो श्योर करिएगा, ये बिल्कुल सही लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा स्कोर कर सकते हो आप लोग, पूरे पूरे नंबर ला सकते हो, मतलब 40 में 40, 39 आराम से ला सकते हो, सर तो है इस ना। बार ये लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप के वो तो देंगे नहीं, 2-3 लाइनर्स ही आएंगे। हाँ, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी वाला एक क्वेश्चन रखेंगे जरूर, थोड़ा सा लेंदी टाइप का, मतलब उसमें कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है। लेकिन आप लोग को एक वो भी ऑप्शन है ना कि अगर कुछ क्वेश्चन आपको उसमें दिए जा रहे हैं चॉइस में, तो लेंदी वाले छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल में लेंदी बन सकते हैं क्वेश्चन, मतलब 2-4 क्वेश्चन डालेंगे वो लोग कैलकुलेशन वाले। पर ऑप्शन नहीं है इस बार। सर हाँ बताइए। सर मैंने इसे चेक कर लिया सर, 45 क्वेश्चन 35 मार्क्स का पेपर होगा और 45 क्वेश्चन होंगे 0.77 मार्क्स के। अच्छा, 45 क्वेश्चन और मार्क्स 35, है ना। यस सर। तो एक क्वेश्चन 0.77 मार्क्स का है, यस सर। यस सर, मतलब। 0.77। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया है ना, मतलब पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं आप लोग। ये मान के चलिए कि आपको 35 मार्क्स का है, तो 35 हाँ 35 ही होगा, 35 और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना केमिस्ट्री में। सॉरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना, यस सर। है ना। केमिस्ट्री फिजिक्स में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो मैथ्स में बात अलग है, मैथ्स में 20 मार्क्स का। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड ऑफ हेलोजन, हेलोजन के अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हैलाइड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हैलाइड हो गए कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ऑक्साइड ऑफ हेलोजन। तो ऑक्साइड में फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है। फ्लोरीन फॉर्म ओनली 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। फ्लोरीन के 2 ही ऑक्साइड बनते हैं, OF2 एंड O2F2, है ना।
OF2 एंड O2F2 दोनों के नाम क्या है? इसको आप बोलिए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसका नाम है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये इनके नेम है। अब जैसे स्ट्रक्चर इनका, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि OF2 जो है, OF2 का स्ट्रक्चर बोलते हैं वी शेप का होता है। वी शेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वी शेप बोल दीजिए, बेंट शेप, एंगुलर शेप, ये सब एक ही बातें हैं। ठीक है, सारे शेप सेम ही होते हैं ये। और इसका बॉन्ड एंगल, वैसे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 लोन पेयर है, इस हिसाब से 4 आ रहा है स्टेरिक नंबर, मतलब sp3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और sp3 के अकॉर्डिंग आइडियल एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट इसका एक्चुअल एंगल थोड़ा सा कम होता है, 103 डिग्री पे पहुंच जाता है। उसका कहीं ना कहीं रीजन VSE पे आर्थ हो रही है, क्योंकि जो लोन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, तो उसके एंगल 109 से थोड़े से क्या हो जाएंगे? कम पे सेट हो जाएंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। अच्छा, बॉन्ड पेयर इसका अपोज भी कर रहे होंगे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी लग रहा होगा, लेकिन वही बात है कि दोनों रिपल्शन में ज्यादा जो डोमिनेंट है उसी के रिस्पेक्ट में एंगल एडजस्ट होंगे, है ना। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन वीक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, इसलिए बॉन्ड एंगल्स थोड़े थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और एंगल उसके 103 डिग्री के आसपास पहुंच जाते हैं। और ये कलर्ड गैस होती है, पेल येलो कलर की गैस होती है। OF2 एक कलर्ड गैस है, कलर इसका क्या है? पेल येलो है, रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, फ्लोरीन की मेथड, अगर आपसे कोई पूछे कि ये ऑक्साइड बनाने का मेथड क्या है, तो इसको हम लोग बेटा फ्लोरीन से बना सकते हैं। फ्लोरीन की रिएक्शन NaOH से कराने पे बन जाता है। फ्लोरीन की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो ये हम लोग ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, बताओ क्या बनेगा इसमें? NaF बन जाएगा और प्लस OF2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें डालेगा। OF2 बनाने का एक यही मेथड ही होता है बस, जो हम लोग जिससे OF2 बना सकते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए मेथड्स का, तो फ्लोरीन प्लस NaOH से ही बनेगा। हाँ, NaOH की कंडीशन ध्यान रखिएगा, NaOH आपको कोल्ड एंड डाइल्यूट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप हॉट एंड कंसंट्रेट ले लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा वहां पे? OF2 की जगह क्या बनेगा? O2 बनने लगता है। नहीं, O2F2 नहीं बनता है, सर O2 बनता है ओनली। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको AF2 बनाना है तो कंडीशन NaOH आपको कोल्ड एंड डाइल्यूट लेना होगा। अब इसका जो दूसरा ऑक्साइड है वो है O2F2, इसको डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर ओपन बुक स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इसी के सिमिलर है स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए भी बोलते हैं और O2F2 के लिए भी बोलते हैं। इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन, जैसे ये कॉपी के प्लेन पे लाई कर रहे हैं या स्क्रीन के प्लेन पे, और ये फ्लोरीन ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, चाहो तो इसको वेज बॉन्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। फ्लोरीन बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये दोनों फ्लोरीन बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, प्लेन के आउटसाइड लाई कर रहे हैं। तो एक प्लेन ये बनता हुआ दिखाई दे रहेगा 3D में, अगर आप इसको इमेजिन करो, इस तरह का एक प्लेन, एक फ्लोरीन इस प्लेन पे लाई करेगा और दूसरा फ्लोरीन इस प्लेन पे लाई करेगा, है ना। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है अगर आपसे पूछा जाए? O2F2 जो बनता है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से ही बनता है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस से लेनी होंगी आपको, ये रिएक्शन एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करानी होगी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, और इसमें हाई वोल्टेज मेंटेन करना पड़ेगा। इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। जब कभी दो गैसों की रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, सॉरी, टेम्परेचर हाई है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा लिया जा रहा है,
ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करते हैं उसमें, और बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों गैसें पास कराते हैं। तो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस में जब गैस से पास कराते हैं तो यहाँ पे रेडिकल्स बनने लगते हैं, दोनों में होमोलिटिक फिजन टाइप के होने लगते हैं। फ्लोरीन भी अपने रेडिकल बनाने लगता है और ऑक्सीजन भी रेडिकल, और ये रेडिकल रेडिकल रिएक्ट करके फिर ये कंपाउंड बनता है O2F2। ठीक है, तो इसका बनाने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो O2F2 बनाने का तरीका बस ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनता है, डायरेक्टली ही बनता है, लेकिन बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों गैसों को पास कराते हैं। प्रेशर लो होना चाहिए, इन गैसों का प्रेशर लो, और वोल्टेज डिफरेंस क्या लेंगे, हाई लेंगे। ठीक है, बोलो भाई, याद रहेगा? यस सर। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ऑक्सी फ्लोरीन के भैया दो ही कंपाउंड ही है, दो ही ऑक्साइड है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल जो होता है वो ये वाला होता है OF2, है ना, जो पहले वाला था ना OF2 ज्यादा स्टेबल होता है। तो लिख लीजिए OF2 इज मोर स्टेबल, है ना, यहाँ पे मोर लिख दिए फिलिंग द ब्लैंक्स में। OF2 इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन O2F2 एट 298 केल्विन। ठीक है, OF2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है O2F2 से। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपसे पूछ ही दिया जाए रीजन में कि भैया OF2 क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो उसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो OF2 का स्ट्रक्चर जरा देखो, हाँ, लोन पे रिलेशन तो इसमें भी लगेगा ही। ठीक है, इसमें भी लोन पे रिलेशन लगेगा। अब देखो इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन पे जो चार्ज आएगा वो -1 का डेवलप हो रहा होगा, चार्ज नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी। फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर -1। अच्छा, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2+। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, समझिएगा, वो फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले एलिमेंट और ऑक्सीजन +2। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, जरा यहाँ पे फ्लोरीन -1 पे ही है ना, लेकिन ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। ठीक है, और यहाँ पे O2F2 में OF2 में अगर देखो तो ऑक्सीजन पे देखो +2 है और फ्लोरीन पे -1। तो आप ये समझिए कि इन दोनों में एट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा डोमिनेंट होंगी, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में यहाँ जो एट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो ज्यादा डोमिनेंट होंगे, कि यहाँ पे जो एट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो ज्यादा डोमिनेंट होंगे, ऊपर वाली। ऊपर वाले में, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होंगे, इस वजह से ये वाली बॉन्ड लेंथ शॉर्टर भी होती है। OF2 की जो ये बॉन्ड लेंथ है, ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, कई बार आपसे हो सकता है बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर करा सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी शॉर्टर होती है इस वाली बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो OF2 OF2 थर्मली मोर स्टेबल है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है एज कंपेयर टू O2F2। ठीक है, यस सर। और इसमें बात एक ये भी बोली जाती है थ्योरी में कि जैसे इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जरा देखो तो ऑक्सीजन दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, सेम चार्ज, और सेम चार्ज डेवलप, सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं। ठीक यस। है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेम फॉर्मल चार्ज डेवलप होने की वजह से
यहाँ पे रिपल्सन भी लग रहा होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के इन बिटवीन ये बात हो रही है। और अगर रिपल्सन लग रहा होगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेन्ड भी होगा। ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड बहुत स्टेबल बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रेन बॉन्ड है ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो दो बातें दिख रही हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेन्ड बॉन्ड है, ये वीक हो रहे हैं, है ना। और ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड में थोड़ा अट्रैक्शन है, लेकिन रिलेटिवली वो अट्रैक्शन कम है ना। उससे ज्यादा अट्रैक्शन तो यहाँ पे है। तो OF बॉन्ड इसके ज्यादा स्टेबल है। अगर OF बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये थर्मली स्टेबल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए मैंने रीजन लिख दिया हुआ है यहाँ पे कि OF2 मोर स्टेबल क्यों है, ड्यू टू मोर पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, है ना। OF2 में जो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो ज्यादा है, इस वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गई है। शॉर्टर होने की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, कंपेयर बॉन्ड एंगल बिटवीन OF2 इन वाटर, है ना। कई बार आपसे ये दोनों मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल कंपेयर कराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का शेप वी शेप होता है, वाटर का भी वी शेप होता है ना। और OF2 का भी अभी हम लोगों ने पढ़ा वी शेप होता है। तो और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी देखा जाए तो सेम ही है, दोनों में sp3 है, दोनों में ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो इन दोनों में कभी कंपेयर कराया जाए बॉन्ड एंगल, तो एंगल कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर OF2 में वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे, है ना। लेकिन वाटर में जो लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर नहीं सॉरी बॉन्ड पेयर बोल रहा हूँ मैं, ये बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूँ मैं। जो ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के बॉन्ड पेयर हैं वो OF2 में फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे, लेकिन वाटर में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। तो ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ ज्यादा Yes, sir. शिफ्टेड होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, Oxygen है की ना। तरफ. अच्छा अब देखो लोन पेयर इसमें दो ही हैं, अच्छा दोनों में दो दो लोन पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो लगभग सेम एक्सटेंट से ही लग रहा होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन डिपेंड करता है सबसे पहले तो नंबर ऑफ लोन पेयर पे। अब लोन पेयर दोनों में सेम ही है, दो ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर लोन बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो दोनों में लगभग सेम ही लगता है ना। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर है OF2 में ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो बॉन्ड पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। बॉन्ड पेयर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से बॉन्ड पेयर के रिपल्सन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। किसमें, OF2 में। बॉन्ड पेयर रिपल्सन अगर कम हो जाएगा, किसकी कंपेरिजन में कम हो जाएगा, वाटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाटर में लोन पेयर O की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है। तो जब O की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिलेटिवली कम हो जाएगी, है ना। और जब ये दोनों ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो रिपेल भी ज्यादा करेंगे। तो इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा वाटर में। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है तो उसके बॉन्ड एंगल डिक्रीज थोड़े से कम हो पाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली वाटर का जो देखा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से बॉन्ड एंगल जब देखते हैं तो 104 डिग्री नियरली बनते हैं, और OF2 के 102 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, 103 मान लेते हैं थ्योरी में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखा जाए तो एक डेढ़ एंगल का ही डिफरेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि दोनों का शेप लगभग सेम है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बॉन्ड पेयर क्वेश्चन के बेसिस पे उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई। Yes,
ठीक है, तो इसमें आपको अगर कभी रीजन कभी पूछा भी जाए OF2 वाटर में, तो आप सीधे बोल दीजिएगा ड्यू टू मोर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर रिपल्सन एज कंपेयर टू OF2 मॉलिक्यूल ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से उसके बॉन्ड एंगल थोड़े से ज्यादा है। अच्छा, ये जो दोनों ऑक्साइड हैं, जो दोनों फ्लोराइड है बेटा, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और फ्लोरोनेटिंग एजेंट भी है। ये अपना फ्लोरीन चिपका सकते हैं। जैसे जीनॉन के रिएक्शंस में हम लोगों ने शायद ये रिएक्शन पढ़ी थी, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस O2F2 पढ़ी थी। इसने अपना, नहीं हेक्सा के साथ नहीं पढ़ी होगी, ये हम लोगों ने पढ़ी होगी टेट्रा के साथ। हाँ पढ़ी थी नहीं? यस सर। तो अगर जीनॉन टेट्राफ्लोराइड है तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, अपने 2 फ्लोरीन चिपका देगा, इसको हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। या फिर अगर डाईफ्लोराइड है और OF2 या O2F2 से करा रहे हैं, तो वो उसको टेट्रा में कन्वर्ट कर देगा, मतलब नेक्स्ट हायर वाले में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के ऑक्साइड पढ़ते हैं हम लोग। क्लोरीन के ऑक्साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्लोरीन 4 तरह का ऑक्साइड बनाता है बेटा, 4 ऑक्साइड बनते हैं क्लोरीन के। एक है Cl2O, दूसरा है ClO2, तीसरा है Cl2O6। वैसे ये जो Cl2O6 है वो ClO3 का डाइमरिक फॉर्म होता है। ठीक है, ClO3 के 2 मॉलिक्यूल अगर आपस में डाइमराइज हो जाते हैं तब ये बनता है Cl2O6। ठीक है, ClO3 एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका डाइमर एग्जिस्ट करता है। और चौथा है Cl2O7। तो क्लोरीन के 4 ऑक्साइड है। अब देखो Cl2O तो लगभग वैसा ही है जैसे OF2 था, V टाइप का शेप होता है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया, दोनों क्लोरीन उससे कनेक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल 111 डिग्री होता है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 ही है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ तो देखा जाए तो VSEPR थ्योरी लग ही नहीं पा रही। लोन पेयर होने के बावजूद भी एंगल 109 से कम होने चाहिए, लेस देन 109, जबकि एंगल क्या है 109 से ज्यादा हो गया यहाँ तो इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो VSEPR थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं है। बोलो भाई। तो अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि OCl2 में बॉन्ड एंगल इंक्रीज क्यों हो रहा है, 109 से ज्यादा कैसे हो गए, इसमें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से एंगल कम होने चाहिए। तो ये आपको याद आना चाहिए थोड़ा सा कि जब हम लोग VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे उसकी लिमिटेशन की भी बात करते हैं, और वहां पे ये बताया जाता है कि जो ये VSEPR थ्योरी के रिजल्ट है, ये एग्जैक्टली सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए ही पूरी तरह से एप्लीकेबल है ना। क्योंकि जब भी साइड एटम, जब भी किसी मॉलिक्यूल में साइड मतलब जो साइड एटम है, साइड एटम मतलब जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, कनेक्टिंग एटम बोल सकते हो, अगर वो थर्ड पीरियड के हो जाते हैं या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड, है ना, तो वहां पर ये VSEPR थ्योरी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होती है। रीजन क्या है कि थर्ड पीरियड की होने की वजह से ये बल्की हो जाते हैं। बल्की हो जाने की वजह से इनके बीच, इनके जो लोन पेयर है, इनके बेटा क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है ना, ये एक दूसरे की Yes. वांडरवाल रेडियाई में आने लगते हैं। ये इनके लोन पेयर एक दूसरे के वांडरवाल रेडियस की रेंज में आने लगते हैं। इस वजह से इनके बीच में वांडरवाल रिपल्सन फोर्स लगने लगते हैं, या उसी को हम लोग स्टेरिक रिपल्सन भी बोलते हैं। स्टेरिक रिपल्सन, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। जैसे बेंजीन, बेंजीन में जैसे कोई ग्रुप लगा हुआ है, अब उसकी आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लग जाता है ना, तो वो उसको हिंडर्ड करने लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो दोनों ग्रुप एक दूसरे की वंडर वॉल रेडियाई पे आ जाते हैं।
और वॉन्डर वॉल रेडियाई पे जब दो एटम आते हैं या ग्रुप ऑफ एटम आते हैं, तो उनके लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो ये रिपल्सन जो होते हैं, इन्हीं रिपल्सन को ऑर्गेनिक में स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, या जब हम लोग कन्फर्मर की थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ टॉर्जनल स्ट्रेन, ये सब बातें करने लगते हैं वहां पे। ठीक है, तो वहाँ यहाँ भी वही सिचुएशन है, क्लोरीन बल्कि एटम है, दोनों एक दूसरे के वांडरवाल थर्ड पीरियड के एलिमेंट में इनके बीच में क्या डोमिनेंट हो जाते हैं, वांडरवाल रिपल्सन। और ये वांडरवाल रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पे भारी पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? बीएससी प्यार ने तो बस इतना ही बताया था ना कि लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। अब इस थ्योरी को मॉडिफाई करके याद कर लो आप लोग। लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्सन होते हैं स्टेरिक रिपल्सन, जो बल्कि एटम्स के बल्कि बीच में लगते हैं, है ना। ये सेकंड पीरियड वालों के लिए नहीं एप्लीकेबल है बात, वो छोटे होते हैं, उनके लोन पेयर वांडरवाल रेडियस पे आ नहीं पाते हैं, लेकिन थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड के लिए फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये रिपल्सन डोमिनेंट हो जाते हैं, इस वजह से एंगल कम होने की बजाय एंगल और ओपन हो जाता है, खुल जाता है एंगल। ये वो एंगल बढ़ रहा है, 109 से बढ़ के 111 पे सेट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे वांडरवाल रिपल्सन लग रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे ClO2 है, ClO2 में ये ClO2 का स्ट्रक्चर है, लेकिन ClO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। इसमें क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं बेटा, एक लोन पेयर रह जाता, एक लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी देखो रह रहा है ना। 7 में से देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 यहाँ और 2 यहाँ, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाता है, इसके p ऑर्बिटल में, और इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की कैटेगरी में आ जाता है। और ये पैरामैग्नेटिक होता है, और पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। जनरली देखा जाता है कि पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो ClO2 एक कलर्ड गैस है, येलो कलर की गैस है। ठीक है ना। अब Yes, sir. इसमें Cl2O6 की अगर बात करें तो Cl2O6 ये डाइमर ऑफ ClO3 होता है। अगर आप केवल ClO3 को ही देखें तो ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, ClO3 भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। इस डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, ClO3 डाइमराइज हो जाता है और Cl2O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए Cl2O6 के बारे में कभी पूछा जाए कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो आप बोलिएगा कि ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें हर एक एटम के लोन पेयर, हर एक एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पेयर्ड है। आप किसी का भी लोन पेयर देख लीजिए, किसी के पास ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर पेयर्ड है। इस वजह से ये कैसा नेचर शो कर रहा है, Diamag. डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक भी है, कलरलेस भी है। और ये Cl2O7 है, देखो Cl2O7 ये आपने बनाया होगा स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में। इसमें एक ऑक्सीजन बीच में बैठ जाता है, बाकी 3 इधर 3 इधर। ये भी डायमैग्नेटिक होता है, ये भी कलरलेस होता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक बनता है कि जो NO2 ClO2 ClO3
ये तीनों ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होती हैं, सबके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे। लेकिन इसमें NO2 और ClO3 जो डाइमराइज हो जाते हैं, ये दोनों डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, डाइमराइज होकर स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो ClO2 होता है वो डाइमराइज नहीं होता है, ClO2 डाइमराइज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन NO2 ClO3 ये दोनों डाइमराइज होकर स्टेबल हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज ज्यादातर डाइमराइज हो जाते हैं, है ना। उसका रीजन क्या है कि उनका जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे NO2 का ये ऑड इलेक्ट्रॉन है और ClO3 का ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज मतलब वो एक ही p ऑर्बिटल पे रहते हैं, ये कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोकलाइज्ड हैं वो आसानी से क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। लोकलाइज्ड जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लोकलाइज्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग p ऑर्बिटल जो होते हैं वो आसानी से हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ना, और वो डाइमराइज होके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ClO2 की बात कर रहे हैं, ClO2 में ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ठीक है, उसके साथ एक लोन पेयर भी है। ClO2 में देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ में एक ऑर्बिटल में लोन पेयर भी है। तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन लगने लगते हैं, और इन रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगता है। इसका जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये ClO2 का, ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है। बोलो भाई, ये लोकलाइज्ड नहीं रहता है, डी तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो वो डीलोकलाइज्ड ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ये डीलोकलाइज्ड होकर डिस्पर्स हो जाता है। मतलब इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगता है, जो डीलोकलाइज हो जाएगा, तो उसका खुद का एग्जिस्टेंसी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो खुद का एग्जिस्टेंसी नहीं है वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा लोकलाइज्ड ऑर्बिटल ही बनाते हैं ना, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ही तो शेयरिंग करेंगे, तभी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। Yes. तो यहाँ पे ClO2 का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये आपको याद रखना है, ये देखो रीजन लिखा हुआ है, द ऑड इलेक्ट्रॉन इन ClO2 डीलोकलाइज टू है ना। और ये डीलोकलाइज करता क्यों है, क्योंकि जब वो डीलोकलाइज होने लगता है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है। तो एक तरह से ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ही क्या करता है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और अगर जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, ठीक है, तो वो फिर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही रीजन है। अच्छा, यहाँ पे NO2 में लोन पेयर था नहीं नाइट्रोजन पे, है ना, क्लोरीन पे कोई लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ पे रिपल्शन ऐसे कोई सच लग नहीं रहे होते हैं। ये ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला रिपल्शन होता ही नहीं है NO2 ClO3 में, तो उसको मिनिमाइज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उसमें जो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और फिर वो आसानी से क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके डाइमराइज हो जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात। यस सर। Yes. अच्छा, अब इसकी जो कुछ रिएक्शन है क्लोरीन का ऑक्साइड की, NaOH के साथ काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये थोड़ा लॉजिक ध्यान रखना कि कोई भी क्लोरीन का ऑक्साइड अगर NaOH से रिएक्ट करेगा, अगर वो ऑड ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बना देगा। वो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का क्या बना देगा, ऑक्सी एसिड।
ठीक है। लेकिन अगर वो इवन ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ क्लोरीन Cl2O प्लस NaOH, अब क्लोरीन की रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो +1 आएगी। +1 मतलब ऑड है, तो इसका मतलब ये बना देगा ऑक्सी एसिड, ऑड ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड बनेगा। वैसे पहले बनेगा क्या, HOCl, पहले क्या बनेगा HOCl, लेकिन वो 1 मोल NaOH से रिएक्ट कर जाएगा, पानी वाटर निकल जाएगा, एसिड का H, बेस का OH निकाल दीजिए, तो उसमें सॉल्ट बन जाएगा NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, NaOCl। ठीक है। इसमें भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही है बेटा, क्योंकि ऑड ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होती है, तो ऑड वाले आसानी से डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। अब जैसे Cl2 की रिएक्शन है, तो Cl2 में भैया क्लोरीन 4 में बैठा हुआ है, 4 इवन ऑक्सीडेशन नंबर है, और 4 ऑक्सीडेशन नंबर में कोई ऑक्सी एसिड बनता भी नहीं, तो ये क्या करेगा, एक बार पहले रिड्यूस हो जाएगा, 4 से 3 में चला जाएगा, और फिर बना देगा ऑक्सी एसिड। तो 3 में ऑक्सी एसिड बनेगा आपका NaClO2। HClO2, हाँ NaClO2 बना देगा फिर वो, तो NaClO2, और एक बार ये 5 में जाएगा ऑक्सीडाइज होके, तो 5 में NaClO3 बना देगा, तो 1 मोल बन जाएगा NaClO2, 1 मोल बन जाएगा NaClO3, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट, है ना। अब जैसे ये तीसरा वाला जो ऑक्साइड है, जो जिसमें क्लोरीन की निकालोगे तो 6 आएगी, अब ये भी इवन है, तो ये एक बार ऑक्सीडाइज होके 7 में जाएगा, एक बार 5 में जाएगा, तो ये बना देगा NaClO3 प्लस NaClO4। ठीक है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन का जो लास्ट वाला ऑक्साइड है Cl2O7, इसमें क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में, वो भी ऑड है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट वाले तो वैसे भी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होते हैं, तो ये 7 वाला 7 ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बना देगा ऑक्सी एसिड, है ना, सोडियम पर क्लोराइड बन जाएगा NaCl4। इसमें क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 7 ही आएगी। है ना, हाँ NaClO4 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। Yes. हाँ, इसमें एक ये जो ऑक्साइड है Cl2O6, है ना, इसका मेथड बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस बार एडवांस के पेपर में ये पूछा भी गया है कि मतलब एक रिएक्शन के इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्लोरीन Cl2 का रिएक्शन ओजोन से करा रहे हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन का, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछी थी। तो क्लो ये एक्चुअली जो मेथड होता है, ये Cl2O6 बनाने का मेथड होता है। ठीक है, इसको थोड़ा लॉजिक से, वैसे ओजोन की रिएक्शन में हम लोग पढ़ते भी हैं इसको, कि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। और Cl2 यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन नंबर बैठा है, 4 में, तो ओजोन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन वो उसको 6 वाले में ही ले जा पाता है। मतलब वैसे Cl2 पहले बनाता है ClO3, लेकिन Cl2 बनाते ही वो डाइमराइज हो जाता है, उसके दो दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज होके फाइनली क्या बन जाता है, Cl2O6 बन जाता है। तो क्लोरीन का ये जो ऑक्साइड है Cl2, वैसे भी 4 ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत स्टेबल नहीं है, और ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cl2O6 में। ओजोन खुद रिड्यूस हो गया, O2 बना देता है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। ठीक है। Yes. और अगर आपको Cl2O7 बनाने को कभी बोल दिया जाए, Cl2O7 जो क्लोरीन का लास्ट वाला ऑक्साइड है, उसको बनाना बहुत आसान है। आप क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सी एसिड ले लो,
ये वाला पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करा दीजिए एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, जो उसके साथ रिएक्ट ना करे बस। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं P4O10, है ना, फास्फोरस का ये डेका ऑक्साइड जो है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये इससे वाटर निकाल लेगा, ठीक है। और इससे अगर वाटर निकाल लेगा तो देखो, इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लीजिए। बताइए क्या बनेगा। दो मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालोगे तो हाइड्रोजन तो दोनों ही चले जाएंगे, Cl2, और ऑक्सीजन 14, है ना। Yes. तो क्या बनेगा, हाँ, ये आपका बन जाएगा Cl2O7, ठीक है। इसके आप लो चार मॉलिक्यूल, इसके ले लो दो। और वो वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा कौन, P4O10। और ये P4O10 जब भी पानी पीता है तो बनाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब करके खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। SClO4 होगा ना, हाँ सही, वही तो मेरे को उस बैलेंसिंग में लफड़ा टाइप का लग रहा है। अब सही है, SClO4 प्लस P4O10। तो इसके दो मॉलिक्यूल से अगर वाटर निकालोगे तो बनेगा Cl2O7 और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। P4O10 खुद कन्वर्ट हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों के मेथड हम लोग को पता होने चाहिए। Cl2O6 ClO2 की ओजोनोलिसिस से बन जाता है, और Cl2O7 पर क्लोरिक एसिड के डिहाइड्रेशन से बन जाता है। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ब्रोमीन का ऑक्साइड नहीं पढ़ा है सर ने। एक्चुअली ब्रोमीन के ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो रिएक्शंस हैं वो, उनके बहुत ज्यादा रिएक्शंस एक तो होती नहीं है, और उनके कुछ एविडेंस भी नहीं है कि उनकी रिएक्शन होती भी है, ठीक है। ब्रोमीन के ऑक्साइड इतने अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो आपको मिलेंगे भी नहीं, नहीं आपके सिलेबस में भी नहीं है। आयोडीन के ऑक्साइड, इसमें तीन तरह के ऑक्साइड बन जाते हैं, I2O4, I2O5, I4O9। आयोडीन तीन तरह का ऑक्साइड बनाता है। और इन तीनों ऑक्साइड में सबसे स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है, बता सकते हो। इन तीनों ऑक्साइड में मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड कौन सा है। आयोडीन के ऑक्साइड में सबसे स्टेबल ऑक्साइड, सर I2O। ठीक है, बहुत बढ़िया। I2O5, I2O5 मोस्ट स्टेबल होता है। जो बीच में लिखा हुआ है ये देखो, मैंने कलर इसीलिए कर रखा था, है ना, क्योंकि ये दूसरों से हटके है। ये आपका मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड होता है। आयोडीन के तीनों ऑक्साइड में सबसे ज्यादा स्टेबल I2O5 होता है, ठीक है। नेचर वाइज ये कोवलेंट होता है, I2O5 बेटा कोवलेंट है ना। अब इसका स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। लेकिन जो ये बाकी बचे हुए दोनों ऑक्साइड हैं, ये देखने में कोवलेंट लग रहे हैं बट ये आयनिक है। ये लिख लीजिए, वाइल I2O5 एंड I2O9 इज प्रॉब्ली आयनिक नेचर। ये कैसे हैं, आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड। देखो, ये नीचे लिख भी लीजिए कि I2O4 सॉलिड होता है। इसको क्यों बोल रहे हैं आयनिक सॉलिड, इसको इसलिए आयनिक सॉलिड बोल रहे हैं क्योंकि इसके जब सॉलिड, इसके सॉलिड स्ट्रक्चर की एक्सरे एनालिसिस की जाती है तो देखा जाता है कि ये कटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। और इसका जो कटायन होता है वो IO+ होता है, और एनायन होता है IO-, IO3-। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि I2O4 सॉलिड स्टेट में इसका क्या फॉर्म है, सॉलिड स्टेट में इसका कंपोजिशन पूछ सकता है। तो ये एग्जिस्ट करता है IO+ और IO3- के फॉर्म में। ऐसे ही I4O9 भी होता है। इसमें कटायन होता है I3+ और एनायन होता है IO3 होल थ्राइस, IO3- होल थ्राइस, ऐसे लिखिए।
IO3 माइनस होल साइज। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग, ठीक है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो I2O5 है ये आयनिक नहीं होता है, इसके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है। I2O5 कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, I2O5 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, ये बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया हुआ है। I2O5 इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का डिटेक्शन करना हो तो हम लोग उसके लिए I2O5 का यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो थोड़ी सी पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट बनता रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा ये चेक करना थोड़ा नेसेसरी होता है कि वैसे तो इसको क्लोज्ड कंटेनर्स में ही बनाया जाता है अगर बनती भी है, लेकिन तब भी समय समय पे चेक करते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्लांट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ तो नहीं गया है, क्योंकि अगर एक लिमिटेड परमिसिबल वैल्यू से बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ के वर्कर्स वगैरह जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, उनके जीवन के लिए काफी मुश्किल की बात हो जाएगी, ठीक है, जीवन संकट में आ जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफी पॉइजनस डेंजरस गैस है, 1% से ज्यादा परसेंटेज पे अगर बन गई तो काफी डेंजरस होती है। तो इसको कैसे पता लगाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस रूम में पता लगाना होता है इसका परसेंटेज एयर में है कि नहीं, कितने परसेंट है, उसकी रिएक्शन हम लोग उस कंटेनर उस रूम में I2O5, ये सॉलिड होता है वैसे तो, है ना, इसके क्रिस्टल्स हम लोग रख देते हैं एक कंटेनर के अंदर ही रख देते हैं, उसका माउथ ओपन कर देते हैं। तो अगर उस रूम में थोड़ी भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो I2O5 बोलते हैं बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है इसके साथ, CO के साथ। उसके लिए आपको कोई हीट भी नहीं करना है, आप उसको रख के चले जाइए, कुछ घंटे के बाद वापस आप उठा लीजिए सैंपल, तो होगा क्या कि जितना भी उसमें I2O5 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, और CO ऑक्सीडाइज हो चुका होगा CO2 में, ठीक है। तो उसमें आप क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं कि जब मैंने उसको रखा था तो सपोज उसका 1 मोल रखा था, सपोज ऐसे कोई 1 मोल या X मोल कुछ भी रखा होगा, ठीक है, और इसका 1 मोल 5 मोल क्या एब्जॉर्ब कर लेता है CO2। और जब I2 बनेगा तो I2 को हम लोग फिर लैब में जाके चेक करेंगे, हाइपो एक टाइट्रेशन होता है, हाइपो से इसको टाइट्रेट कराएंगे, हाइपो से, और हाइपो से टाइट्रेट करके I2 का क्वांटिटी एस्टिमेट कर लेंगे कि I2 कितना बना। और I2 जितना भी बनेगा बेटा, अगर मान लो I2 X मोल बना, है ना, तो उसका 5 टाइम्स एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे I2 कुछ 0.005 मोल बना, बहुत ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि CO बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो उसका 5 गुना क्या होगा, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में 0.005 मल्टीप्लाई बाई 5, इतने मोल क्या होगी, CO होगी। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एटमॉस्फेयर में CO कितने परसेंट है। इस रिएक्शन की यील्ड भी अप्रोक्सीमेट 100% होती है, तो उससे एस्टिमेशन करेक्ट आता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इसमें, बस इतना ध्यान रखना कि अगर कभी पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो डिटेक्शन या एस्टिमेशन करते हैं उसके लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो ये बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड है, यही एक कंपाउंड है जो एक्यूरेटली इससे मेजर कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन, I2O5। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, बोलो भाई। Yes, sir. नींद तो नहीं आ रही है, इनऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते कई बार बच्चों को नींद भी आ जाती है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। अब एक दिन आप लोगों का मैं वाइवा भी लूंगा, पढ़ा तो मैंने बहुत सारा दिया, लेकिन तुम लोग को कितना प्यार है,
किसी एक चैप्टर पे पूछूंगा क्वेश्चन। पहले से बता दूंगा कि इस दिन आप लोगों का वाइवा होगा, और जितने बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनका वाइवा तो अच्छे से हो सकता है। क्यों भाई? यस। यस सर। वाइवा में आप लोगों से मैं बेसिक रिएक्शन पूछ सकता हूँ, फॉर्मूले पूछ सकता हूँ। ठीक है, चलो ये पी ब्लॉक कंप्लीट करा दे, फिर इसके बाद जैसे कुछ क्लासों में हम लोग रिवीजन रखेंगे, है ना, रिवीजन भी करते जाएंगे पुराने चैप्टर का। और रिवीजन ऐसे ही कराऊंगा मैं, वाइवा कर लेके या कुछ अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके उनको आपसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास में, है ना। जैसे क्लास में हम लोग इस समय वैसे भी किससे पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो यस। आप आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन मैं दे दूंगा, और आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब हर बच्चे से इंडिविजुअल पूछा जाएगा और उसी को आंसर करना होगा। अब वो नहीं कर पाएगा तो फिर दूसरे बच्चे आंसर देंगे। इस तरह से किसी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को चीजें याद हो जाए। केमिस्ट्री याद कर मतलब कि रिवीजन मांगती है। अभी जैसे चैप्टर के शुरुआत में किसी बच्चे ने उससे पूछा भी था कि सर पी ब्लॉक क्या पूछा था क्वेश्चन, मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या था सर, इन सब रिएक्शन को मिनिमम कितने बार रिवीजन करना चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट को। तो देखो ये पी ब्लॉक जैसे चैप्टर है, इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर है, पी ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, ठीक है, तो इसमें ये रिवीजन मांगती है। ये चैप्टर होते आसान है, मतलब कि आसान इन द सेंस कि एक बार आपको याद हो गया तो फिर क्वेश्चन करके आओगे, इस बात की गारंटी होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता इन चैप्टरों में, लेकिन वो एक बार याद तो हो पहले। ठीक है, तो वो एक बार अच्छे से याद एक बार में नहीं होता है। ठीक है, आपने मेटलर्जी, मैंने आपको मेटलर्जी पढ़ा दी, है ना, तो अभी एक बार आपने अगर उसको पढ़ लिया है तो आप केवल उसका 40% ही आपके जो मेमोरी है उसमें रिटेन है ना। हमारी मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं, है ना। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? सर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, कौन है? तो सब कॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें चीजें रटने वाली जो बातें हैं वो एक बार में सारी चीजें नहीं आती। हाँ, पढ़ ली है, थोड़ा थोड़ा पता है कि हाँ मेटलर्जी हमने पढ़ ली है, ये प्रोसेस होते हैं, कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, है ना। लेकिन वो कभी भी पूछे तो बता सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं यार एक बार रिवाइज करना पड़ेगा फिर याद हो जाएगा। तो वो ऑलमोस्ट है, तो उसको बाकी जो 60% है उसको आपको प्रॉपर एक रेगुलर रिवीजन में रखना होता है। रेगुलर रिवीजन मतलब कि हर 2 दिन या 3 दिन के डिफरेंस में आपको एक बार वो पन्ने पलटने पड़ते हैं, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना उनको आपको रिवाइज करते रहना है। तो एक आपको ऐसा रूटीन खासकर बना लेना चाहिए केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए, कि हर 3 दिन में हम एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। मॉर्निंग में सुबह का टाइम बढ़िया होता है, जिस दिन मान लो स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी है, जो भी है, टाइम है आपके पास, तो एक चैप्टर 3 दिन में आप रिवाइज कर लीजिए, हर एक 3 दिन में। लेकिन अब वो 3 दिन में तुमने रिवाइज किया तो उसके अगले तीसरे दिन वो चैप्टर तो आप पन्ने और जल्दी जल्दी पलट के देख लीजिए, मतलब उसको और क्विक मोड में रिवाइज करिए और एक चैप्टर और उठा लीजिए। तो आपको ऐसे करके 2 3 3 चैप्टर रेगुलर रिवीजन में रखने ही हैं। कम से कम आपको ये काम 1 महीने करना पड़ेगा, है ना। मतलब 1 महीने तक वो 3 4 चैप्टर आप पलट रहे हो बार बार पलट रहे हो, इनमें पन्ने पलटने ही पड़ेंगे आपको इन चैप्टर में। लेकिन 1 महीना जब हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 90% चीजें आपकी सब कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी। फिर वो सिचुएशन हो जाएगी जो इस समय टीचर मेरी है, कि आप मुझसे कुछ भी पूछो इनऑर्गेनिक में, पी ब्लॉक से पूछो, डी ब्लॉक से पूछो, सब दिमाग में भरा हुआ है, आप पूछो मैं खट से बता दूंगा, है ना। मुझे रिवीजन की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि
वो चीजें इतनी बार रिवाइज हो गई, इतनी बार पढ़ाते पढ़ाते रिवाइज हो गई कि वो परमानेंट मेमोरी में बैठ गई। हाँ, बहुत 100% नहीं कह सकते हैं, दो चार चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार वो चीजें भी स्लिप हो जाती है माइंड से। लेकिन अगर आपने 1 महीने भी ऐसा कर लिया तो आने वाले एग्जाम में, जब भी फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, तब तक तो आप नहीं भूलोगे, है ना। उसके बाद पेपर होने के बाद फिर आपको कौन सा याद रखना है, कौन सा आपको टीचर बनना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करना, मतलब थोड़ा पीछे लगना पड़ता है, नहीं समझे। तो समझ गए। आपको पीछे लगना पड़ेगा। एक बार में इनऑर्गेनिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना, और ऐसी जो एक बार में आपसे ओके नहीं बोल रही है ना, तो आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। आपको इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि इनऑर्गेनिक आपको एक बार में एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहली बार में रिजेक्ट, नहीं नहीं समझ में आया, 10% आया, दूसरी बार में 10% और समझ में आया। आपको बार बार रिवाइज करते समझना। 1 महीने के बाद वही चैप्टर आपको इतना अच्छा छप जाएगा कि आपको ये भी याद हो जाएगा कि मेरे नोट्स के 5वें पन्ने में ये रिएक्शन लिखी हुई है, पी ब्लॉक में, ये डी ब्लॉक में। लेकिन आप, होता क्या है कि बच्चे उससे पहले ही दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ते हैं मतलब इससे पहले ही हार मान लेते हैं कि यार इनऑर्गेनिक बहुत टफ है यार, याद ही नहीं होती। आप वो एक बार पढ़ते हैं, अगली बार उनको लगता है बहुत टफ है यार, याद ही नहीं हो रही है। नहीं, तो उसको देख, लिमिटेड चीजें हैं, वही घूम फिर के पूछी जाएंगी। आप लोगों ने क्वेश्चन देखी है, पूरी मेट्रोलॉजी की सीट लगा डाली, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो थ्योरी से बहुत ऐसा पूछ दिया, या तो हमने पढ़ा ही नहीं थ्योरी में, है ना। यस। है ना, एडवांस के लेवल का भी क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। बस वही है कि थोड़ा सा आपको 3 दिन में एक बना लीजिए कि आधे घंटे देना है। हर 3 दिन में आधे 1 घंटे, पौन घंटे आपको इनऑर्गेनिक के इन चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए देना है। उसमें फिजिकल का भी उठा सकते हो, फिजिकल में भी फॉर्मूले वॉर्मूले होते ही हैं याद करने के लिए, है। ऑर्गेनिक भी उठा सकते हो, उसमें ऑर्गेनिक में मैग्नीज वगैरह काफी चीजें होती हैं, ठीक है। तो लेकिन वो चीज आपको रिटर्न दे जाएगी, मतलब आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा काम ज्यादा कर लिया तो वो आपको रिटर्न अच्छा दे के जाएगी। मतलब ये फायदे का सौदा है, ठीक है। कि आपने टाइम दिया तो आपको नंबर 120 में 110 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हो मेंस के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। वो गारंटी है। चलो अच्छा, टाइमिंग को भी ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, तो हेलोजन के ऑक्सी एसिड की बात करें तो हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड होते हैं, है ना। हेलोजन अपने ऑड ऑक्सीडेशन नंबर में शो बनाता है ऑक्सी एसिड। एक +1, +3, +5, +7। +1 में जो बनता है उसको हम लोग लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का हेलोजन का बनता है, तो उसको हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग जब करते हैं तो हाइपो वर्ड ऐड कर देते हैं प्रीफिक्स में। जैसे क्लोरीन का बनता है तो HOCl, है ना। जैसे क्लोरीन का HOCl, तो इसको बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। हाइपो एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे और अस एज ए सफिक्स यूज करेंगे। अब क्लोरीन का सेकंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में देखें अगर S+3 में, तो SClO2 बन जाएगा, इसको बोलेंगे क्लोरस एसिड। और +5 में तो ये बन जाएगा आपका क्लोरिक एसिड। और +7 में तो ये बन जाएगा पर क्लोरिक एसिड। क्या बन जाएगा ये? पर क्लोरिक एसिड। तो अब इसी को जनरल फॉर्म में लिख दिया एनसीईआरटी ने, है ना। हेलिक एसिड, हेलस पहला होगा, हाइपोहेलस, हाँ, हाइपोहेलस, फिर हेलस, फिर हेलिक, और फिर पर हेलिक, है ना। अब वो हेलोजन कोई भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन में तो चारों ही बनते हैं, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, है ना। अच्छा, फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड बनता है क्योंकि फ्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करती है, तो फ्लोरीन का बेटा एक ही बनता है, हाइपोफ्लोरस एसिड। बाकी ब्रोमीन और क्लोरीन आयोडीन के बनने तो चारों चाहिए, लेकिन एक एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है।
ये तभी हम लोग ये साथ मैंने आपको बताया भी होगा कि हेलोजन की सबसे ज्यादा स्टेबल जैसे आयोडीन के देखें तो 5 वाली होती है, और फिर 7 वाली, और फिर 3 वाली, मतलब इनकी नहीं, फिर 1 वाली और 3 वाली। 3 सबसे लीस्ट स्टेबल होती है हेलोजन में, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन क्लोरीन में उल्टा हो जाता है, इनमें हाईएस्ट 7 हो जाती है, सेकंड हाईएस्ट 5 हो जाती है, फिर आपकी +1 और +3 इनकी भी लीस्ट स्टेबल होती है। तो जैसे HOBr मतलब ब्रोमीन और आयोडीन में देखें तो 3 वाला बनता ही नहीं है, इनके ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बाकी 3 करते हैं एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कई बार पूछ लिया आता है। तो ब्रोमीन का ये नहीं बनता है HbRO2, क्योंकि इसमें ब्रोमीन की 3 ऑक्सीडेशन नंबर से पहचान लेना कि ब्रोमीन का कभी भी कोई ऐसा ऑक्सी एसिड लिख दिया जाए जिसमें ब्रोमीन 3 में हो, तो वो ऑक्सी एसिड नहीं बनते हैं। क्लोरीन के बन जाते, क्लोरीन के तो सारे बन जाते। ये इनका स्ट्रक्चर है, सिंपल है, कोई खास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कि आपको याद ना हो, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है? तो अगर आप क्या करो कि जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो पहले जो भी एसिड होता है उसका प्रो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करा देते हैं, है ना, उसके फॉर्मूले से H+ निकाल देते हैं, उसका कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं। तो जैसे इसका बनाओगे तो ClO-, HClO2 से H+ निकाल दोगे तो बन जाएगा ClO2-, इससे एक H+ आयन निकाल दिया तो बन गया ClO3-, और इससे निकाल दिया तो ClO4-, ठीक है। सबके आपने क्या बना दिए, कॉन्जुगेट बेस। और अब आप इन कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। तो देखो जो ClO4 होगा, आप जरा ध्यान से देखो ClO4- का स्ट्रक्चर, तो इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगेंगे, है ना। इसका निगेटिव चार्ज ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा, है ना। तो इसके एक RS ये लपक झपक एक ये बन गया, दूसरा लपक झपक ये बन गया, तीसरा लपक झपक ये बन गया, और चौथा तो ये खुद ही है। तो इसके टोटल कितने RS बनेंगे, 4 RS। इसका मतलब जो इस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे ClO3 में आप बना के देखना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसका निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। ClO2 में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, और इसमें वैसे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन नहीं पाएंगे। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ClO4- पर क्लोरेट आयन, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, वो चारों से स्टेबल हो रहा होगा। इसका मतलब जो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। तो इसका मतलब ऑक्स एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। ये सीक्वेंस आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ एरो बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, फिर क्लोरिक एसिड, फिर क्लोरस एसिड, फिर पर क्लोरस एसिड, ठीक है। बोलो भाई। अच्छा, अगर Yes, आपको sir. कभी सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले दे दिए जाए ऑक्सी एसिड, सर ये CB स्टेबिलिटी में CB क्या है, CB कॉन्जुगेट बेस को बोल रहे हैं ना, C फॉर कॉन्जुगेट, B फॉर बेस। एसिड का H हटाने पे जो एनायन बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही एसिड एसिडिक नेचर होता है, वो एसिड उतना ही अच्छा एसिड होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या किया उसने उसने सभी के सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले दे दिए ऑक्सी एसिड, लेकिन एक क्लोरीन का लिया, एक ब्रोमीन का, एक आयोडीन, अब इनमें कंपेयर कराने को बोल रहे हैं। तो तरीका वही है कि आप तीनों से H निकाल दो, ठीक है। तो ये बनाएगा ClO, ये बनाएगा BrO, ये बनाएगा IO-। अब इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है ये P पाई D पाई टाइप की बैक बॉन्डिंग होगी। इसमें क्लोरीन के पास पड़ा हुआ है वैकेंट D ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उसके P ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी 2p और 3d के बीच में। 3d का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, D ऑर्बिटल, ये कमरा खाली है, और इसके पास है लोन पेयर, तो ये इसके साथ बनाएगा P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग।
है ना। ब्रोमीन में भी बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन उसका जो बैक बॉन्डिंग में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा 4d ऑर्बिटल होगा। ब्रोमीन 4 पीरियड का एलिमेंट है ना। और ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, उसका p ऑर्बिटल 2p का है। तो 2p के इलेक्ट्रॉन 4d में जब बैक बॉन्डिंग बनाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 2p के इलेक्ट्रॉन 4d में इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। वैसे भी साइज बढ़ने पे बैक बॉन्डिंग क्या होती है, वीक हो जाती है। और आयोडीन में वही कहानी, अगर करेगा बैक बॉन्डिंग तो 5d करेगा, लेकिन सेकंड सेल का p ऑर्बिटल 5d के साथ बैक बॉन्डिंग बहुत कमजोर बनाएगा, वीक बैक बॉन्डिंग बनेगी। तो बैक बॉन्डिंग जितनी वीक होगी उतना एनायन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। एनायन जितना लेस स्टेबल होगा उतना ऑक्सी एसिड लेस एसिडिक नेचर शो करेगा, उतना वीकर एसिड होगा। इसका मतलब सबसे वीकर एसिड HOI है, उससे ज्यादा थोड़ा सा अच्छा एसिड है, इसका के वैल्यू उससे ज्यादा होगी। मतलब ये इनकी के का ऑर्डर है। अब वही है कि क्वेश्चन में वो घुमा फिरा के बोलेगा, यही लिख देगा, बोलेगा इनको के ऑर्डर में लिखो। तो के का ऑर्डर ये हो जाए। अगर आपसे पी के का ऑर्डर बोले तो पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो वो फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बैक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होती है वो एटम के साइज के बढ़ने पे वीक होती जाती है। ठीक है, ये बस एक ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर याद रखना कि अगर कभी पर ब्रोमेट, पर आयोडेट और पर क्लोरेट में आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जनरली देखो, जिसको नहीं पता होगा वो ज्यादातर कई बार गेस भी लगाते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक में। तो जैसे हेलोजनों में हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग का ऑर्डर पढ़ा था। हेलोजनों में डाइटॉमिक फॉर्म में सबसे अच्छा तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और अगर आपसे कभी इनके एनायन में पूछा जाए, जैसे पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट, तो आप सोचोगे यार क्लोरीन सबसे अच्छा था, तो सबसे अच्छा पर क्लोरेट भी होना चाहिए, है ना, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट। क्योंकि आपको नहीं पता है तो आप गेस मारोगे, और गेस मारोगे तो ऐसा ही कुछ मारोगे, और ये गलत हो जाएगा आंसर, है ना। पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट, पर आयोडेट में वही ऑर्डर नहीं होता है जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में होता है। यहाँ पे इनके एसआरपी वैल्यू के क्योंकि देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर यार एसआरपी वैल्यू पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जब इनकी एसआरपी वैल्यू देखी जाती है तो सबसे ज्यादा एसआरपी वैल्यू पर ब्रोमेट की होती है। तो इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर ब्रोमेट, फिर पर आयोडेट, और पर क्लोरेट जिसको हम लोग समझ रहे थे कि सबसे अच्छा होना चाहिए, ये इन तीनों में सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी ऑक्सी एसिड पढ़े उन्हीं से रिलेटेड है, इनको कर लीजिएगा। बाकी फिर नहीं आएंगे तो मैं डिस्कस भी कर दूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में हाइड्रा एसिड से फिर कराएंगे, ठीक है, हाइड्रा एसिड ऑफ हेलोजन। Yes, sir. चलो फिर ठीक है, अगली क्लास भी आप लोग की, तो अभी लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ठीक है, फिर सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ भेज दे देंगे, भेज देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। Thank you, sir.